हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं एमए प्राइवेट फर्स्ट ईयर के महत्वपूर्ण क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमए प्राइवेट फर्स्ट ईयर क्लासेज 2025, एमए फर्स्ट ईयर क्लास 2025। राजनीतिक विचारधाराओं की परंपरा, ये आपका बुक का नाम हो जाएगा। पेपर फर्स्ट का ट्रेडिशंस ऑफ पॉलिटिकल थिंकिंग, जिसका पेपर कोड है G170। ये आज हमारी 7वीं वीडियो है। यदि आपने इससे पहले जो 6 वीडियो अपलोड कर दी हैं वो नहीं देखी हैं तो आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको ये सभी वीडियो देखने को मिल जाएंगी। आप पेपर देने से पहले एक बार ज़रूर देखें, देख लो परीक्षा में आने वाले प्रश्न। हम उन क्वेश्चनों को करा रहे हैं, चुनिंदा क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। यह पढ़ लिया तो पेपर पास, यानी कि जो हम श्रृंखला करा रहे हैं, यदि आपने ये संपूर्ण क्वेश्चन देख ली, संपूर्ण वीडियो देख ली, तो मैं वादा करता हूँ आप 110% सफल होंगे। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। प्रत्येक समाजवादी तथा साम्यवादी धारणा का प्रारंभ प्लेटो से होता है। इस कथन की व्याख्या करते हुए प्लेटो के संपत्ति तथा परिवार संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए, अथवा प्लेटो के संपत्ति एवं परिवार के साम्यवाद की व्याख्या कीजिए। आगे, अथवा प्लेटो के साम्यवाद सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। तो इन तीनों क्वेश्चनों में से कोई भी क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिल जाए तो आपको उत्तर केवल यही करना है जिसे हम कराने वाले हैं। तो देखते हैं प्लेटो का साम्यवाद सिद्धांत। तो प्लेटो का साम्यवाद सिद्धांत क्या है? आदर्श राज्य के विचार को साकार करने तथा उसे सफल बनाने के लिए प्लेटो ने तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में सुधार करना आवश्यक समझा। अतः उसने संरक्षक वर्ग के लिए साम्यवाद की रूपरेखा रिपब्लिक में प्रस्तुत की। प्लेटो का यह विश्वास था कि मानव की प्रवृत्ति को बदलने के लिए शिक्षा परम आवश्यक है। उसने शिक्षा की पूर्ण व्यवस्था करके संरक्षक वर्ग को निस्वार्थी, देश प्रेमी, त्यागी एवं तपस्वी बना दिया। परंतु प्लेटो को यह शंका हुई कि कामनी और कंचन में व्यक्ति फंस सकता है, चाहे वह कितना भी विद्वान क्यों न हो। इस वह को दूर करने के लिए प्लेटो ने संपत्ति एवं परिवार के लिए साम्यवादी योजना रखी। सिनक्लेयर का कथन है कि प्लेटो ने व्यक्तिक संपत्ति और पारिवारिक जीवन पर प्रहार करता है। रिपब्लिक में समाजवादी क्रांति का संदेश मिलता है और संपत्ति के पूंजीवाद को समाप्त करने का आदेश मिलता है। वस्तुतः प्लेटो का साम्यवाद आत्मिक उत्थान के प्रयास का एक भौतिक और आर्थिक तत्व है। प्लेटो शासक एवं सैनिक वर्ग के लिए साम्यवादी योजना को प्रस्तुत करता है। प्लेटो का यह मत है कि जब शासक व सैनिक वर्ग के पास परिवार एवं संपत्ति नहीं होगी तो वह सांसारिक आकर्षणों से मुक्त रहेंगे। प्लेटो के अनुसार परिवार एवं संपत्ति के आकर्षण में फंसकर शासक व सैनिक वर्ग अपने कर्तव्यों की अवहेलना कर सकता है। प्लेटो इसलिए इन दोनों वर्गों के लिए संपत्ति एवं परिवार के साम्यवाद की परियोजना प्रस्तुत करता है। प्लेटो का साम्यवाद पूर्णतः मौलिक नहीं था। क्या है कि प्लेटो का साम्यवाद पूर्णतः मौलिक नहीं था। इससे पूर्व भी यूनान में साम्यवाद का प्रवेश हो चुका था। स्पार्टा में संपत्ति का प्रयोग सामूहिक रूप में होता था। वहाँ पर सार्वजनिक भोजनालयों एवं जलपान गृहों की व्यवस्था थी। इनमें स्त्रियों, पुरुषों व बच्चों को समान रूप से भोजन प्राप्त होता था। पाइथागोरस के आश्रम में भी यह व्यवस्था थी कि मित्रों के बीच सभी वस्तुएं साझी होनी चाहिए। प्लेटो ने संपत्ति व परिवार के साम्यवाद की निम्नलिखित योजना प्रस्तुत की। तो वो योजना कौन कौन सी है आगे आपको बताने वाले हैं। तो इससे पहले यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। कुछ पॉइंट हो जाएगा आपका संपत्ति का साम्यवाद। संपत्ति का साम्यवाद प्लेटो पतनोन्मुख
एथेंस की सामाजिक तथा राजनीतिक स्थिति को सुधार कर उसे सुदृढ़ शासन व्यवस्था के रूप में परिवर्तित करना चाहता था। उसका यह मत था कि स्पार्टा के समान एथेंस में भी व्यक्ति अपनी शारीरिक क्षमता तथा योग्यता के अनुसार एक ही कार्य को संपन्न करे, अर्थात सैनिक वर्ग या शासक वर्ग अपना अपना कार्य करें, उन्हें अन्य कार्य न करने पड़े। ये दोनों वर्ग यदि पूर्णतः सक्षम हो जाएं तो प्लेटो का विश्वास था कि एथेंस के साथ साथ अन्य यूनानी राज्यों की दशा भी सुधर जाएगी। अतः उसने इन दोनों वर्गों के लिए ही अपनी योजना रखी। फिर भी उसे शंका थी कि मानव के मस्तिष्क पर केवल स्वामित्व मात्र से, चाहे वह मकान का हो या भूमि का, एक विशेष प्रभाव पड़ता है। उनका मत था कि संपत्ति अपनी ओर मोड़ लेती है। यह बात राज्य के हित के विरुद्ध है, व्यक्तिगत निष्ठा सार्वजनिक निष्ठा के विरुद्ध होती है। प्लेटो चाहता था कि सैनिक और शासक पूर्णतः राज्य की सेवा में रहें एवं उनका सर्वस्व राज्य पर बलिदान हो जाए। अतः उसने अनुभव किया कि इन दोनों को संपत्ति से दूर रखा जाए। फास्टर के शब्दों में, प्लेटो के संरक्षक वर्ग को सामूहिक रूप से संपत्ति का स्वामित्व ग्रहण करना नहीं वरन इसका त्याग करना है। आर्थिक और राजनीतिक तत्व का एक हाथ में होना भी देश के हित में घातक सिद्ध होता है। इससे जनता का शोषण प्रारंभ होता है। अतः उसने शासक वर्ग से आर्थिक सत्ता छीनकर उत्पादक वर्ग को दे दी और उसे उत्पादक वर्ग राजनीति से वंचित कर दिया। प्लेटो संपत्ति का साम्यवाद प्रस्तुत करते हुए कहता है, शासन व सैनिक वर्ग के पास केवल उतनी संपत्ति होगी जितनी कि उनके जीवन के लिए अनिवार्य है। उन्हें डेरों में रहना चाहिए, चांदी सोना नहीं छूना चाहिए, सार्वजनिक भोजनालयों में भोजन करना चाहिए। उनके पास न कोई घर होना चाहिए न गोदाम होना चाहिए। प्लेटो उत्पादक वर्ग को भी सीमित रूप में संपत्ति का अधिकार देता है। इस वर्ग के लोग राज्य के कठोर नियंत्रण व निरीक्षण में ही व्यक्तिगत संपत्ति रख सकते हैं। प्लेटो ने संपत्ति का साम्यवाद एक निश्चित राजनीतिक उद्देश्य से प्रतिपादित किया था। परिवार अथवा पत्नियों का साम्यवाद। प्लेटो परिवार को भी बंधन का कारण समझता था। परिवार का आकर्षण भी व्यक्ति के सार्वजनिक कार्यों में बाधक होता है। अतः उसने पत्नियों के साम्यवाद को आदर्श राज्य में लागू करने की योजना रखी। प्लेटो शासक वर्ग को प्रत्येक कठिनाई से दूर करना चाहता था। जो कार्य ऐसे थे जिनसे संरक्षक वर्ग की बुद्धि राज्य कार्य से हट सकती थी, उन्हें प्लेटो समाप्त कर देना चाहता था। जिनसे समस्त प्रलोभनों से संरक्षक वर्ग दूर रहे, धन या संपत्ति के साम्यवाद से उसका लक्ष्य अधूरा ही रह सकता था। अतः उसने संरक्षक वर्ग को परिवार के भरण पोषण की चिंता से दूर कर दिया। उसने पत्नियों के साम्यवाद का रिपब्लिक में संपत्ति के साम्यवाद की अपेक्षा अधिक विस्तार से वर्णन किया है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। प्लेटो का विश्वास था कि संपत्ति की अपेक्षा मनुष्य परिवार की ओर अधिक आकर्षित होता है। वही मनुष्य में अनेक प्रलोभन जागृत करता है। संपत्ति की आवश्यकता भी मनुष्य को परिवार के भरण पोषण के लिए ही होती है। अतः वह स्वार्थ सिद्धि के लिए प्राण से जुट जाता है। राजकाज के कार्य में वह दत्तचित्त से तब तक नहीं जुट सकता जब तक संपत्ति के साथ साथ उसके पारिवारिक जीवन का भी अंत न हो। प्लेटो ने रिपब्लिक में जहाँ पत्नियों के साम्यवाद का विस्तार से वर्णन किया है, वहीं उस पर उठने वाले सभी आक्षेपों का उत्तर भी दिया है। पत्नियों के साम्यवाद की योजना के अंतर्गत प्लेटो शासकों और सैनिकों को पत्नियों रखने का निषेध करता है। हरमन के शब्दों में प्लेटो शासकों और सैनिकों को न तो विवाह करने की आज्ञा देता है और न ही पति और पत्नी के रूप में संबंध स्थापित करने की आज्ञा देता है। वह राष्ट्र के लिए उत्तम संतान उत्पन्न कराना चाहता था, जैसे कि स्पार्टा में होता था। प्लेटो का कथन था,
परिवार मानव प्रतिभा के विकास में एक बाधा उत्पन्न करता है। सभी परिवार के साधन विकसित नहीं होते, अतः बच्चों का पालन पोषण एवं शिक्षा दीक्षा उचित रूप से नहीं हो पाती है। प्लेटो चाहता था कि स्त्रियों को संरक्षकों में स्थान दिया जाए, स्त्रियों को भी संपत्ति एवं विवाह संबंध स्थापित करने या संतान के पालन पोषण का भार न सहन करना पड़े। प्लेटो का मत था कि स्त्रियां सबकी समान पत्नियां होंगी, इनकी संतानें भी समान रूप से सबकी संतानें होंगी। न तो माता पिता अपनी संतान को जान पाएंगे और न संतान अपने माता पिता को। आज भी अनेक ऐसी संतानें हैं जिनके पिता के नाम पर नामालूम अननोन लिख दिया जाता है, पर माता का नाम अवश्य ऐसे बच्चे जानते हैं। प्लेटो बच्चा का भार राज्य पर सौंपना चाहता था। राज्य ही उनका लालन पालन करे तथा शिक्षा दीक्षा चलाए, जिससे वे राज्य को ही अपने माता पिता समझें। प्लेटो परिवार के साम्यवाद की योजना को प्रस्तुत करते हुए कहता है कि जब शासक व सैनिक वर्ग को बच्चों की आवश्यकता हो तो राज्य द्वारा इन दोनों वर्गों के लिए एक मेले का आयोजन किया जाए। इस मेले में उचित आयु के स्त्री पुरुषों को अल्पकालीन विवाह सूत्र में बांधा जाए। प्लेटो का यह परामर्श है कि इस प्रकार के संसर्ग के बाद उत्पन्न होने वाले बच्चों का पालन पोषण राज्य द्वारा संचालित शिशु गृहों में किया जाना चाहिए। प्लेटो का यह भी विचार है कि ऐसे बच्चों की शिक्षा का कार्य जन्म से पूर्व ही शुरू हो जाना चाहिए। प्लेटो के साम्यवाद की विशेषताएं, तो देखते हैं प्लेटो के साम्यवाद की विशेषताएं क्या थी। प्लेटो का आदर्श राज्य एक आदर्श समाज की स्थापना पर भी बल देता है, अतः प्लेटो ने साम्यवाद की योजना बनाकर राज्य के महत्वपूर्ण वर्ग पर लागू की। यह योजना केवल संरक्षक वर्ग पर लागू की गई। इस योजना का उद्देश्य मानव को निस्वार्थ, परोपकारी, संयमी और सच्चा देश प्रेमी बनाना था। इस योजना का आधार मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक एवं राजनीतिक था। प्रोफेसर सेवाइन के अनुसार प्लेटो का साम्यवाद मुख्यतः राजनीतिक उद्देश्य से लिखे हुए था। वस्तुतः प्लेटो के साम्यवाद का प्रमुख आधार राजनीतिक था, आर्थिक नहीं। प्लेटो की योजना में स्त्रियों को पुरुषों के समान राजनीतिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक अधिकार प्रदान किए गए थे। सभी क्षेत्रों में स्त्रियों को पुरुषों के समान बना दिया गया था तथा उनके लिए समान शिक्षा व समान कार्यों की व्यवस्था की गई थी। स्त्रियों का साम्यवाद उन्नत, हष्ट-पुष्ट एवं होनहार संतान उत्पन्न करने के लिए किया गया था। जैसे पशुओं की नस्ल सुधारी जाती है, वही योजना नवीन मानव जाति को बनाने के लिए प्लेटो ने अपनाई थी। प्लेटो ने इन दोनों के साम्यवाद को प्रस्तुत कर अनेक अपराधों, प्रलोभनों एवं बाधाओं को दूर कर दिया है। राजनीतिक सत्ताधारियों के पास न आर्थिक शक्ति होगी न परिवार, अतः वे अपनी पूरी क्षमता राजकाज में निश्चित होकर लगाएंगे और राज्यों को उन्नतिशील अवस्था में ले जाएंगे। प्लेटो के साम्यवाद के संबंध में डनिंग का कथन है, यह योजना शासकों के लिए संपत्ति और परिवार का निषेध करती है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें राज्य के पतन का मुख्य कारण हैं। वस्तुतः प्लेटो का साम्यवाद भोग का नहीं वरन त्याग का मार्ग है। वह यह भी लिखता है कि यह योजना सभी साम्यवादी एवं सामाजिक विचारों का आधार है। मिल्टन, लॉक, रूसो, गेटे आदि सभी समाजवादी विचारकों ने इस योजना से प्रेरणा प्राप्त की है। आगे देखते हैं। आधुनिक साम्यवाद ने अनेक बातें प्लेटो के साम्यवाद से ही ग्रहण की है और लाभ उठाया है। संतानों का राज्य द्वारा लालन पालन एवं शिक्षा दीक्षा देकर रूस ने कुछ ही वर्षों में विश्व की महानतम शक्तियों में अपना नाम लिखा था। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्लेटो का साम्यवाद एक क्रांतिकारी योजना है जिसकी ओर अनेक विद्वान ने ध्यान आकर्षित किया है। प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत आदर्श की पुष्टि से अच्छा हो सकता है, परंतु इसका व्यवहारिक पक्ष बहुत निर्बल है। यह योजना
स्वप्न लोक की ऊंची उड़ान के समान है, जो व्यवहार में संभव नहीं है, परंतु वैचारिक दृष्टिकोण से यह बहुत सशक्त है। इसके संबंध में मैक्सी का मत है, प्लेटो वास्तव में सब समाजवादियों और साम्यवादियों की विचारधारा का मुख्य प्रेरणा स्रोत है। पुनश्च यदि आज प्लेटो जीवित होता, वह सब साम्यवादियों में श्रेष्ठ होता। यदि आज प्लेटो जीवित होता तो वह सब साम्यवादियों में श्रेष्ठतम होता। तो साथियों, ये था आज का क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें। और CCSU की प्रत्येक दिन की लेटेस्ट अपडेट से जागरूक होने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, यहीं तक। आपको वीडियो अगली किस प्रकार की चलिए हमें कमेंट करके बताएं। तो जय हिंद साथियों।